गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। ये टॉपिक आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है और रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस है उसके बारे में स्टडी करते हैं कि रिएक्शंस प्रोसीड किस तरह से होती है, यानी रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो वो किस तरह से उसमें चेंजेस आते हैं और किस तरह से वो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। ये जो चैप्टर है आपका रिएक्शन मैकेनिज्म, इस चैप्टर से हम लोग ये भी बता सकते हैं कि प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो क्या होगा जब हम कोई रिएजेंट किसी रिएक्टेंट पे या किसी सबस्ट्रेट पे जब डालते हैं, तो प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन है वो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं या बता सकते हैं। इनफैक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है आपका, जिस चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स है वो रिएक्शन मैकेनिज्म है। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म का। और यहाँ पर जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हैं तो सब लोगों को इस चैप्टर में नोट्स भी बनाते चलना है, क्योंकि इसमें केवल देखने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पेन और पेपर साथ लेके बैठना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो स्टार्ट करते हैं आपका नया चैप्टर रिएक्शन मैकेनिज्म। हालांकि ये चैप्टर आपका ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए थोड़ा ये फास्ट ये अपना निकलेगा भी। सो रिएक्शन मैकेनिज्म है क्या, व्हाट इज अ रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक, मैकेनिज्म किसको आप बोलते हैं आप। सो रिएक्शन मैकेनिज्म इज एन ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ अ रिएक्शन ऑकर्स। रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड कर रहा है उसका एक ओवरऑल जो मैकेनिज्म है या डिस्क्रिप्शन है, उसको हम रिएक्शन मैकेनिज्म बोलते हैं। तो रिएक्शन किस तरह से हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, उसके डिस्क्रिप्शन को बोलेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन के मैकेनिज्म से आपको पता क्या चलता है। सो अ रिएक्शन मैकेनिज्म डिस्क्राइब्स, ये हमें बताता क्या है, तो बेसिकली 4 पॉइंट्स या 4 चीजें आपको पता चलती है। व्हाट टेक प्लेस एट ईच स्टेज ऑफ अ केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। सेकेंड इसमें विच बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड इन व्हाट ऑर्डर। इसी तरह से विच बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड एंड इन व्हाट ऑर्डर। इसी तरह से व्हाट इज द रिलेटिव रेट ऑफ द स्टेप्स। तो ये सारी चीजें हमें पता चलती है रिएक्शन मैकेनिज्म से। ठीक है, इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस में अगर आप बात करें, सो देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है और आप सबको पता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर न्यूक्लियोफाइल से किसकी तरफ होता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरफ होता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछता भी चलूंगा। आप लोगों को मैंने बताया कि पेन और पेपर लेके बैठना होगा क्योंकि क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होंगे। ठीक, तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल मुझे लगता है आप सबको पता होगा। न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं हम, व्हाट इज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल एक ऐसा स्पीशीज है जो अपना लोन पेयर या अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे स्पीशीज को डोनेट करे और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करे। ठीक, ऐसे स्पीशीज को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। इसी तरह से इलेक्ट्रोफाइल किसको आप बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, इलेक्ट्रॉन लविंग, फाइल मतलब लविंग, सो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल्स। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है ये ऐसे स्पीशीज है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, सो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स कैन बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक, तो न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। सो in organic reactions there is a transfer of electrons from a nucleophile to an electrophile। ठीक, और इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में कई बार हम एरोस बनाते हैं और एरो का सिग्निफिकेंस होता है, एरो हमें बताता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर बताता है। ठीक, सो द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एरोस विच आर ऑफ 2 टाइप्स। 2 तरह के एरो बनाते हैं आप, हाफ हेडेड एरो जिसको फिशुक एरो भी बोलते हैं और दूसरा है आपका फुल हेडेड एरो। ठीक, तो हाफ हेडेड एरो इस तरह से बनाया जाता है और जो फुल हेडेड एरो है उसको हम इस तरह से बनाते हैं। तो हाफ हेडेड एरो एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बताता है और फुल हेडेड एरो आपको जो है 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बताता है। ठीक है, तो जैसे अगर हमारे पास सोडियम है, ठीक है, तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहां से हम जो है 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो सिंगल हुक्ड एरो बनाएंगे, लेकिन अगर कहीं इलेक्ट्रॉन पेयर मूव करेगा तो डबल हुक्ड एरो बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें थी। इसके बाद आप सबको पता है इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, व्हाट आर इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स ऐसे स्पीशीज होते हैं
जो रिएक्शन के दौरान फॉर्म होते हैं, जिनको आप आइसोलेट नहीं कर सकते, ठीक। और ये जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, ठीक है, ये थोड़े समय में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इंटरमीडिएट्स आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं जीओसी में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जैसे आपने पढ़ा होगा कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन आपका एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है। इसी तरह से आपका हो गया कार्बेनायन, ये भी आपका एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है। इसी तरह से आपका हो गया फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल ये भी अपना क्या है, एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है। इसी तरह से आपके पास बेंजाइन, तो बेंजाइन भी एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कार्बीन और नाइट्रीन, तो ये सब जो है हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं। और रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, जो रिएक्शन के बीच में फॉर्म होते हैं और थोड़े ही समय में वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और रिएक्शन के बीच में जब वो फॉर्म होते हैं तो उनको आप आइसोलेट नहीं कर सकते। और रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आर हाईली अनस्टेबल स्पीशीज, ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, ठीक। तो इनके बारे में हमने जीओसी में ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ है, ठीक है। बात करते हैं, वापस से आते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म पे। तो जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म को 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ठीक ना। 4 कैटेगरीज में हमारे सिलेबस में रिएक्शन मैकेनिज्म दिए गए हैं, ठीक। सबसे पहला है आपका एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन मतलब अगर कोई मॉलिक्यूल या कोई स्पीशीज आपके सबस्ट्रेट में जुड़ रहा है, ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे आप, एडिशन रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजनेशन, तो जब आप हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, एक एक करके बात करेंगे, एग्जांपल लेंगे। तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में H2 का एडिशन होता है, तो ऐसे रिएक्शन को आप क्या बोलेंगे, एडिशन रिएक्शन, ठीक। दूसरी आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसको बोलते हैं हम, कि एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज को क्या करे, सब्स्टिट्यूट करे, ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को आप बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें मॉलिक्यूल में से कुछ पार्ट एलिमिनेट होगा, ठीक है ना, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होंगे, जैसे कि एल्कीन या एल्काइन या कोई साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, तो ऐसे रिएक्शन को आप बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। और फोर्थ टाइप की रिएक्शन है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, मॉलिक्यूल में रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है ना। तो आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 4 टाइप की रिएक्शन होती हैं, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट। इसके अलावा पांचवी भी है, इसका नाम है पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। तो पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, तो इस पे स्टार लगा देते हैं, दिस इज नॉट इन द सिलेबस ऑफ क्लास 12। क्लास 12 के सिलेबस में ये नहीं मिलता है हमें, ठीक। साइक्लिक रीअरेंजमेंट जो होते हैं, ठीक है ना, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट्स के द्वारा जो कुछ कंपाउंड्स बनते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस। ये MCTS यहाँ पर जैसे 6 MCTS, 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, तो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस होती हैं। तो मेनली आपके पास 4 रिएक्शंस हैं, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट। तो इन सबको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एडिशन रिएक्शन से, ठीक। तो एडिशन रिएक्शन जो है, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं, इनके फर्दर टाइप्स यहां मैं लिख देता हूं, हालांकि ये सब एक एक करके आएगा। तो ये जो आपके एडिशन रिएक्शन है, ये बेसिकली मेनली 2 टाइप की होती है। एक तो आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसको AE से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरह से इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसको हम लोग AN से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरह से आपका जो है एडिशन रिएक्शन बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से भी आपको एडिशन रिएक्शन मिलता है। तो एडिशन रिएक्शन जो है, अरे भाई रिंग एक्सपेंशन वगैरह की बात करेंगे, अभी तो स्टार्ट किया ना पीयूष कुमार, तो शुरू करने दो भाई, रिंग एक्सपेंशन तक पहुंचेंगे। अब पढ़ लिया तो आप अपना जो पढ़ा हुआ है उसको ध्यान रखें, यहाँ पे सारी चीजें कवर होती चली जाएंगी, ठीक है ना। तो पेशेंस के साथ सुनते चलेंगे बस। तो एडिशन रिएक्शन जो है आपका मेनली कितने टाइप का है, 3 टाइप का होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और फ्री रेडिकल के द्वारा एडिशन रिएक्शन, ठीक। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में RDS में इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में RDS में न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ेगा। और यहाँ पर एडिशन रिएक्शन होगा, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल नहीं मिलेंगे आपको, यहाँ पर जो एडिशन रिएक्शन होगा वो फ्री रेडिकल के द्वारा होगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत तरह के, SN1, SN2, SNI, SNNGP, SNAR, SNAE, SNEA, ठीक है। तो जो आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से ये बहुत तरह के होते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन टोटल 4 टाइप्स के हैं, E1, E2, EI, E1CB।
तो 4 तरह के एलिमिनेशन रिएक्शंस है और रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, ठीक है। तो टोटल ये 4 रिएक्शंस है जिसमें आपका जो रिएक्शन मैकेनिज्म है ये कंप्लीट होता है। तो एक एक करके सबको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एडिशन रिएक्शन की, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं एडिशन रिएक्शन की। तो एडिशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शंस, दीज रिएक्शंस 1 or 2 molecules of the reagent are added to a multiple bond or a small ring of the substrate. For example, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके पास कोई एल्कीन है, ठीक है, और इसकी रिएक्शन आपने करवाई H2 के साथ प्लैटिनम या पैलेडियम के प्रेजेंस में, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ये हाइड्रोजन चैप्टर में भी आपने देखा होगा कि यहाँ पर HH का एडिशन हो जाता है। तो यहाँ पर अपने पास C और इस तरह से हाइड्रोजन, और यहां भी अपने पास क्या जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है ना। हम तो पूछे सर क्यों कि काही पेरिसाइक्लिक होता है क्या, नहीं पेरिसाइक्लिक नहीं है वो, ठीक है ना, रिंग एक्सपेंशन। अच्छा, यहां पर जो है HH का एडिशन होगा, और HH का जो एडिशन होगा आपके पास, ठीक है, तो इस रिएक्शन को आप बोलेंगे एडिशन रिएक्शन, क्योंकि यहां पर ओवरऑल H2 मॉलिक्यूल का एडिशन हुआ है। तो एडिशन रिएक्शन क्या होता है कि जब एक या एक से ज्यादा भी मॉलिक्यूल रिएजेंट के, रिएजेंट यहां पर कौन है अपना H2, आर एडेड टू अ मल्टीपल बॉन्ड, जिसको हमने मल्टीपल बॉन्ड से ऐड कर दिया, ठीक है, ऑफ अ स्मॉल रिंग, जो कि कोई रिंग भी हो सकती है, ऑफ द सबस्ट्रेट। फॉर एग्जांपल, जैसे एक स्मॉल रिंग का एग्जांपल लें, जैसे इसकी रिएक्शन अगर आप Cl2 के साथ करवाते हैं तो यहां पर आपको ये मिलता है, ठीक, आपके पास Cl और यहां भी Cl, ठीक है। तो जो सबस्ट्रेट है, ओवरऑल कंक्लूजन क्या है आपका, ये जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट मतलब ऐसा ऑर्गेनिक स्पीशीज जिसमें चेंजेस हो रहे हो, ऐसे ऑर्गेनिक स्पीशीज को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। तो आपके पास जो सबस्ट्रेट है इसमें या तो मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए या फिर ये कोई स्मॉल रिंग होना चाहिए, और इस पर क्या होता है, रिएजेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं आकर ऐड हो जाते हैं। तो रिएजेंट के मॉलिक्यूल अगर आकर ऐड हो गए तो ऐसी रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शन जो है ये मेनली 2 ही टाइप की होती है, ठीक है। एडिशन रिएक्शन जो आप पढ़ते हैं, एडिशन रिएक्शन, तो एडिशन रिएक्शंस जो है ये 2 मेन कैटेगरीज में होती है, जिसमें आप सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो एडिशन रिएक्शन में सबसे पहला है आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक, और दूसरा है आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये मेनली 2 टाइप का होता है, ठीक है। दोनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। यहां पर आपके पास कार्बोकैटायन फॉर्म्स, इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनेगा, जबकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में यहां पर आपके पास कार्बो एनायन, या एनायन सिंपली लिखें, एनायन इज फॉर्म्ड। दोनों का एक एक एग्जांपल लेके समझते हैं, फिर दोनों को एक एक करके डिस्कस भी करेंगे, ठीक। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जैसे आपका यहां पर एल्कीन है, ठीक है, इसकी रिएक्शन HCl के साथ, तो यहां पर आपके पास सबसे पहले कार्बोकैटायन बनता है प्लस चार्ज, क्योंकि आपने थोड़ा बहुत पढ़ भी रखा है इसलिए यहीं पे डायरेक्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूं, और उसके बाद यहां पर H लग जाएगा, और उसके बाद C, यहां पर C, यहां पर Cl, और यहां पर अपने पास क्या लग गया, H। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, ठीक, कार्बोकैटायन बनता है, ठीक। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जहां न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये न्यूक्लियोफाइल है, इसकी रिएक्शन किसी कार्बोनिल के साथ करवाते हैं आप, तो ऐसे केस में C, यहां पर आपके पास Nu, और O पे चार्ज कैसा आ जाएगा, माइनस। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जनरली आपके पास कार्बोकैटायन बनता है, ठीक है। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जनरली आपके पास क्या बनता है, एनायन का फॉर्मेशन होता है। ये कैटायन भी 2 टाइप के होते हैं, क्लासिकल और नॉन क्लासिकल, ठीक है। तो दोनों को हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से, ठीक है ना। एडिशन रिएक्शन हम लोग पहले देख रहे हैं। एडिशन रिएक्शन में पहला है आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक। अब यहां से स्टार्ट होता है आपका मेन टॉपिक। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस हैं जिसमें आरडीएस में इलेक्ट्रोफाइल आकर ऐड हो, ठीक। आरडीएस में अगर इलेक्ट्रोफाइल आकर जुड़ रहा है तो ऐसे रिएक्शन को आप बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन
रिएक्शन। ये जो रिएक्शंस हैं, these reactions are characteristic reaction of alkenes and alkynes। ये एल्कीन और एल्काइन की जो है कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। जनरली ये रिएक्शन एल्कीन शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, या फिर कौन शो करता है, एल्काइन। इसके अलावा दूसरे फंक्शनल ग्रुप भी शो करते हैं, जैसे कीटीन हो गया, ठीक है, और इस तरह के कंपाउंड्स भी शो करते हैं। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो एल्कीन एल्काइन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है कैसे, तो ध्यान से समझेंगे और इस पे क्वेश्चन आता भी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह से कोई एल्कीन है, ये अपने पास एल्कीन हो गई, इसकी रिएक्शन आप करवाते हैं एक रिएजेंट के साथ जिसमें दो पार्ट है, ई और NU। ठीक, दो पार्ट है आपके पास, ई और NU। ई जो है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, और NU को आप क्या बोलेंगे, क्वेश्चन आप सबसे, NU इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है और ये कैसा पार्ट है, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि HCl ले लीजिए आप, तो HCl में ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है ना, इस पर डेल प्लस चार्ज होगा और Cl पे चार्ज कैसा होगा, डेल माइनस। तो इसको आप बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, और इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। ठीक है ना, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है और ये आपका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। तो इस तरह का हमने रिएजेंट लिया जिसमें ENU इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट प्रेजेंट है। इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट पे डेल प्लस चार्ज होगा और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट पे चार्ज कैसा होगा, डेल माइनस। ठीक है, तो यहां पर आपके पास इस तरह से E और NU, यहां पर E जुड़ जाएगा और यहां पर अपने पास क्या जुड़ जाएगा, NU। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो रिएक्शन है, ठीक है, ये जो रिएक्शन आपको दिख रही है, ये उन चार कैटेगरीज में जो हमने चार कैटेगरीज पढ़ी थी ना अभी, एडिशन, दूसरी कौन सी पढ़ी आपने, सब्स्टिट्यूशन, तीसरी कौन सी पढ़ी आपने, एलिमिनेशन, और चौथा रिएक्शन होता है आपका रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो यहां पर ये किस कैटेगरी में जाएगा, तो यहां E और NU का एडिशन हो रहा है। तो ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन विल बी एडिशन रिएक्शन। ठीक, अब एडिशन रिएक्शन में इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों बोलेंगे भाई, कोई बोले कि मैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी बोल सकता हूं, भाई न्यूक्लियोफाइल भी तो ऐड हो रहा है ना, ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोल सकता हूं। तो इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही क्यों बोलेंगे, तो ये हमें पता चलेगा इसके मैकेनिज्म से। तो इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो देखो इसका जो मैकेनिज्म है, कोई दिक्कत होगी आप लोगों को तो आप बिल्कुल फ्री हैं, ठीक है ना, कैसा भी क्वेश्चन हो, छोटा बड़ा आप पूछना है आपको, ठीक है ना। तो इसका मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो मैकेनिज्म में C डबल बॉन्ड C, ये आपकी एल्कीन हो गई। एल्कीन जो है, क्या एल्कीन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, यस या नो, आप लोगों को बताएं जल्दी से। एल्कीन जो है, एल्कीन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, यस या नो। तो एल्कीन जो है, इट कैन बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक, नो नहीं होगा आकांक्षा, ठीक है ना। एल्कीन जो है, इट कैन बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल, भाई ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, बिकॉज इट हैज पाई इलेक्ट्रॉन्स, और पाई इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है ना, ठीक है। तो एल्कीन कैन बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। अच्छा, इसके बाद यहां पर जो आपका रिएजेंट था E और NU, ठीक है, तो E पे चार्ज कैसा था, डेल प्लस, और NU पे चार्ज कैसा था, डेल माइनस। ठीक, तो होता क्या है कि फर्स्ट स्टेप में जो सबसे पहला स्टेप है, इसमें एल्कीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, तो ये क्या करेगा, अपने पाई इलेक्ट्रॉन से इस इलेक्ट्रोफिलिक साइट पर अटैक कर देगा और ये बॉन्ड आपका यहां से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और यही यहां पर सबसे स्लोएस्ट स्टेप भी है, तो ये RDS स्टेप होगा। RDS मतलब क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी सबसे स्लोएस्ट स्टेप। अगर मल्टीपल स्टेप्स है तो उसमें जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है उसको आप क्या बोलते हैं, RDS। तो यहां पर जो RDS है, यानी कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, वो ये पहला स्टेप होता है, क्योंकि ये सबसे इनमें से सबसे स्लो स्टेप है। रीजन भी देखते हैं। अच्छा, अब यहां पर ये इस पर अटैक करेगा, तो जब ये इस पर अटैक कर देगा तो आपके पास यहां पर जो है इस तरह से E जुड़ जाएगा और यहां पर अपने पास कार्ब कैटायन आ जाएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आप क्या करें, इधर एक साइड प्लस लिख दें, एक साइड क्या लिख दें, माइनस, इस बॉन्ड को तोड़ दें, इधर प्लस और इधर क्या लिख दें आप, माइनस, और माइनस इस पर अटैक कर देगा, पर ये साइमल्टेनियसली होता है। तो यहां पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छा, कार्बोकेटायन रीअरेंज कर सकता है या नहीं, यस या नो, तो
तो आप सबको पता है कि अगर कार्बोकेटायन बना है तो वो रीअरेंज करता है, अगर उसके बगल वाले पोजीशन पर ज्यादा स्टेबल है तो वो वहां पर चला जाता है, शिफ्टिंग हो जाती है, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस में अभी देखेंगे इसको, ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, यहां से NU- जो है अलग हो गया था, माइनस NU-, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल फास्ट स्टेप में, ये वाली स्टेप फास्ट होगी। रीजन आप सबको बताना है, ये स्टेप फास्ट क्यों होगी, दिस स्टेप इज फास्ट। तो ये फास्ट स्टेप में आकर इससे जुड़ जाएगा और यहां पर आपके पास C, ये आपके पास लग गया E और यहां पर आपके पास क्या लग गया NU। तो ओवरऑल E और NU का एडिशन हो गया। देखते भाई ये सही आंसर कौन देता है कि ये फर्स्ट स्टेप स्लो है लेकिन सेकंड स्टेप फास्ट है। तो सेकंड स्टेप फास्ट क्यों है, क्योंकि भाई देखो न्यूक्लियोफाइल जो है ये जनरली नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन रिच साइट है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट है, इस पे प्लस और इस पे चार्ज कैसा है माइनस, तो एक अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल तुरंत जैसे ही कैटायन बनेगा तुरंत अपना लोन पेयर इसको क्या करेगा, डोनेट कर देगा, ठीक, और इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा। तो इसी कारण से ये वाला जो स्टेप है ये फास्ट है, जबकि फर्स्ट स्टेप क्या है, स्लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रोफाइल जो है, ठीक है ना, और न्यूक्लियोफाइल दोनों का एडिशन हो रहा है, लेकिन आरडीएस में एडिशन किसका हो रहा है, तो आरडीएस में एडिशन हो रहा है इलेक्ट्रोफाइल का। इसी कारण से इस रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। समझ में आया यहां तक, कोई डाउट हो तो पूछते चलना, ठीक। सही आंसर दे रहे हैं आस्था, अभिषेक और स्वर्णदीप, ठीक है। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट या बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन लिखा है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट आते हैं, यहां पर अगर आपसे नेक्स्ट पूछा जाए रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये हम आरडीएस को देखकर बताते हैं। अब आरडीएस में आपके पास दो मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, कोलिजन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है। तो जल्दी से आप फिर एक और क्वेश्चन बताएं, ये रिएक्शन जो है यूनिमॉलिक्यूलर या बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, ये रिएक्शन कैसी है आपकी, तो ये रिएक्शन बाईमॉलिक्यूलर है, ठीक है, क्योंकि आरडीएस में दो मॉलिक्यूल्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो इस रिएक्शन को आप क्या बोलेंगे, बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन में क्योंकि इसका भी इन्वॉल्वमेंट है और इसका भी इन्वॉल्वमेंट है, इस कारण से हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्कीन, जो हमारा यहां पर सबस्ट्रेट है। इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएजेंट, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएजेंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप लोग रिप्लाई करते चलेंगे क्योंकि इससे मैं ये समझ पाऊंगा कि आप समझ पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ क्लास में तो है नहीं आप लोग, तो इसीलिए जो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे तो आप बताते चलना है आप सबको, ठीक है ना। तो इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल या ENU लिख सकते हैं आप। इसके बाद इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन, एल्कीन के न्यूक्लियोफिलिसिटी के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि यहां पर एल्कीन जो है इस इलेक्ट्रोफिलिक साइट पर अटैक कर रही है। तो एल्कीन जो है ये जितनी बेटर न्यूक्लियोफाइल होगी, ठीक है, या यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ये फास्ट अटैक इस पर करेगा, ठीक। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन। अच्छा, अब इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ E+। E+ का इलेक्ट्रोफिलिसिटी जितना ज्यादा होगा रिएक्शन की रेट भी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। एंड लास्ट पॉइंट, आरडीएस में जो इंटरमीडिएट बन रहा है ये क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन। ये कार्बोकेटायन जितना स्टेबल बनेगा रिएक्शन उतनी आसानी से आगे बढ़ेगी और रिएक्शन की रेट भी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ये जो कार्बोकेटायन बन रहा है इसके स्टेबिलिटी के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो कभी भी रेट का अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है सर, अरे न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब कि ये कितनी फास्ट इस पर अटैक करेगा, ठीक है ना। न्यूक्लियोफाइल मतलब जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी ये इतनी फास्ट यहां पर अटैक करेगा, और जितनी फास्ट अटैक करेगा रिएक्शन की रेट भी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन। और इसी पर एक क्वेश्चन अगला आने वाला है, क्वेश्चन है आपको कंपेयर करना है, ठीक है, जिसको अभी अभिषेक मुंशी आपने पूछा है, तो वही क्वेश्चन मैं अब आप लोगों से पूछ रहा हूं, ठीक। क्वेश्चन है कंपेयर द
रेट फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना, उल्टा पढ़ते हैं, E फॉर इलेक्ट्रोफिलिक, A फॉर एडिशन, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आपको बताना है कि भाई रेट सबसे ज्यादा आपको कहां मिलेगा। तो जैसे मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन आप लोग करें, फिर मैं और देता हूं क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है कि अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाया जाए, E NU के साथ इनकी रिएक्शन करवाई जाए, तो सबसे ज्यादा रेट आपको कहां मिलेगा, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड। तो देखो यहां पर अल्फा H कितने हैं अल्कीन के पास, तो अल्फा H 6 है भाई, 3 यहां पर और 3 यहां पर, ठीक। यहां पर अल्फा H आपके पास कितने हैं, 3, भाई 3 ही अल्फा H है ना इस अल्कीन के पास, और यहां पर अल्फा H आपके पास कितना है, 0। तो इन 3 और 3 6 अल्फा H के हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण, प्लस H इफेक्ट के कारण, ठीक। यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस अल्कीन में, फर्स्ट वाली अल्कीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी कम होगी, और यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, और भी कम होगी। तो सबसे बेटर न्यूक्लियोफाइल इन तीनों में कौन सी अल्कीन है, फर्स्ट वाली है, क्योंकि इसके पास अल्फा H ज्यादा है, ठीक है ना। इसी तरह से कुछ क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, सबको सॉल्व करना है क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है यहां पर, इसमें आपको बताना है कि सबसे अच्छा या सबसे ज्यादा रेट कौन सी अल्कीन में मिलेगा, ठीक है ना। कोई डाउट होगा तो पूछते चलेंगे। न्यूक्लियोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, ये सब डेफिनेशन जो है आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मान के चल रहा हूं मैं। रिएक्शन मैकेनिज्म में ये सब नहीं पढ़ना है हमें, ठीक है ना, हमें मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें A, B और C, ये आपका हो गया A, B, C, D, E, A और B। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर क्या होगा भाई, तो फटाफट सॉल्व करते हैं, कोई डाउट होगा तो आप पूछते चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर अल्फा H आपके पास कितने हैं, तो अल्फा H 4 है एल्कीन के पास। यहाँ पर अल्फा H कितना है, तो 3 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, 3 2 5 और 2 7। और यहाँ पर अल्फा H आपके पास कितना है, तो 3 3 6 6 2 8 8 2 10, तो यहाँ पर 10 अल्फा H है। तो सबसे ज्यादा अल्फा H इसके पास है, इस कारण से सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी लास्ट वाले की हो जाएगी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो सबसे ज्यादा किसकी होगी, फर्स्ट वाले की होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा, मेरे को फर्स्ट वाले मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, तो यहाँ पर ये अल्कीन है और यहाँ पर Cl लगा है। Cl का कैसा इफेक्ट होता है, -I, और -I इफेक्ट के कारण ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, घटाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा तो इस एल्कीन की जो अटैक करने की टेंडेंसी है वो भी क्या होगी, कम हो जाएगी, और अटैक करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए A और B में जो A है इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा और B का न्यूक्लियोफिलिसिटी कम। अब OCH3 की अगर आप बात करें तो OCH3 में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो OCH3 का +M इफेक्ट है, ठीक। NO2 का इफेक्ट कैसा है, -M, और यहाँ कोई इफेक्ट है ही नहीं, ठीक है ना। तो +M इफेक्ट होने के कारण A की न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद C और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, B। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा A, देन C, देन B। ये समझ में आता है ना। OCH3 में ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ क्लोरीन के पास भी तो लोन पेयर था, लेकिन क्लोरीन में आप लोगों को GOC में बताया है, GOC में बताया गया होगा कि क्लोरीन हैलोजेंस में
प्लस एम और माइनस आई में डोमिनेटिंग कौन सा होता है, माइनस आई, ठीक है ना। तो ये याद रखना है, हेलोजेंस में डोमिनेटिंग कौन सा होता है, माइनस आई। यहाँ पर अगर आप देखें OCH3 का प्लस एम डोमिनेट करेगा, प्लस एम के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा मिलेगी और इसीलिए इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैं कुछ और क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा जो भी आप आंसर बताएं तो क्वेश्चन नंबर जरूर लिख देना, ठीक है ना। तो ABC इस तरह से कंपेयर करना, क्वेश्चन नंबर आप लिख देना जिससे यहां मैं देख पाऊं आप, ठीक है। इसमें आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, ये इनऑर्गेनिक की तरह नहीं है, ठीक है ना। इसमें हमें पेन और पेपर लेके बैठना होगा और क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अभी फिलहाल केवल कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में A और B में B की न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है, सॉरी, तो B की न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है और A की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, जबकि यहाँ पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp, और sp कार्बन होने के कारण इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण इसकी अटैक करने की टेंडेंसी कम है, और दूसरा कैटायन जो बनेगा उसकी स्टेबिलिटी भी कम है। तो इसीलिए एल्कीन और एल्काइन में एल्कीन्स की टेंडेंसी ज़्यादा होती है फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में A, B और C, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे ज़्यादा C का है और सबसे कम A का है, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन का प्लस एम इफेक्ट है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन का कैसा इफेक्ट है, प्लस एम। ये अपने लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, बढ़ाएगा। सिमिलरली ये भी अपने लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, इस कारण से। और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन, तो इसकी लोन पेयर देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, इस कारण से इस एल्कीन पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ने की टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में अगर आप देखें तो अल्फा H दोनों के पास बराबर है। ये आपका सिस आइसोमर है, ये आपका ट्रांस आइसोमर है। आप सबको पता है सिस और ट्रांस में मोर स्टेबल कौन है, ट्रांस, और लेस स्टेबल कौन है, सिस। लेस स्टेबल होने के कारण इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है और ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना। इन दोनों में अगर आप देखें तो यहां पर 8 मेंबर की रिंग है और 8 मेंबर की रिंग में ये ट्रांस फॉर्म है और ये कौन सा फॉर्म है आपका, सिस। तो इन 8 मेंबर रिंग, 8 मेंबर की अगर रिंग है, देन सिस और ट्रांस में जो मोर स्टेबल फॉर्म है वो कौन सा होता है, सिस। जनरली होता क्या है, जो आपका ट्रांस है, ट्रांस और सिस में ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, ट्रांस, बिकॉज यहां अपोजिट साइड है, रिपल्शन कम है। पर साइक्लिक कंपाउंड्स में ट्रांस लेस स्टेबल होता है, सिस मोर स्टेबल होता है, क्योंकि ट्रांस में स्ट्रेन ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। और क्योंकि ये लेस स्टेबल है इस कारण से इसकी रिएक्टिविटी जो है वो ज्यादा है, ठीक है ना। तो 9th में A और B में A का ज्यादा होगा, B का कम होगा, ठीक है ना। आस्था आपका गलत है आंसर 9th का, ठीक है। और 10th की बात करते हैं
तो 10th में ए और बी, तो ए और बी में ए के पास अल्फाइज ज्यादा है, ए के पास यहां पर अल्फाइज कितने हैं, तो 3 2 5 और 2 7, ठीक। और यहां पर अल्फाइज कितना है बेचारे के पास, केवल एक। इसी कारण से ए और बी में जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है या रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है वो ज्यादा कहां होगा, ए में। ए में इलेक्ट्रोफाइल इजीली जुड़ जाएगा क्योंकि वहां अल्फाइज ज्यादा है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 में ए और बी में ज्यादा कहां मिलेगा, ए में। किसी में डाउट होगा तो आप पूछते चलेंगे, ना तो मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास यहां पर अगर देखें तो NO2 का कैसा इफेक्ट है, -M, OCH3 का कैसा इफेक्ट है, +M, और CH3 का कैसा इफेक्ट है, +H, ठीक। इस कारण से यहां पर सबसे ज्यादा जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है एल्कीन्स में, ठीक है। इसको A बोल देते हैं, इसको B, इसको C और इसको D। तो सबसे ज्यादा जो है वो C में मिलेगा, C के बाद D में, D के बाद A में, और सबसे कम कहां मिलेगा, B में, ठीक है। 9th वाला फिर से, 9th में ऐसा है, ये ट्रांस फॉर्म है, ये सिस फॉर्म है, ठीक है ना। और ये जीओसी में आपको ऑलरेडी बताया होगा कि अगर रिंग्स हैं, ठीक है, साइक्लिक रिंग है, तो साइक्लिक रिंग में 8 मेंबर से लेकर 11 मेंबर तक, ट्रांस और सिस में ट्रांस जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक। जो सिस जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है और ट्रांस जो है आपका लेस स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि ट्रांस फॉर्म में स्ट्रेन ज्यादा है और स्ट्रेन ज्यादा होने के कारण इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है, रिएक्टिविटी है, वो ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट अगर यहां पर अगर आप देखें, CH3 का +H इफेक्ट है, इसका भी +H है, इसका भी +H है, और इसका इफेक्ट कैसा है, +I। यहाँ 3 अल्फाइच है, यहाँ 2, यहाँ 1 भी अल्फाइच नहीं है, तो 3 अल्फाइच के कारण इसका जो +H इफेक्ट है वो ज्यादा होगा। इसी कारण से जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है एल्कीन की वो ज्यादा आपको A में मिलेगी, और न्यूक्लियोफिलिसिटी कम कहां पर मिलेगी, लास्ट वाले में मिलेगी, ठीक है ना। 1-2 क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 इसको सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 15, तो 14 और 15, तो फर्स्ट वाले में अगर आप देखें तो ये 3 मेंबर की रिंग है, 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। 3 मेंबर की रिंग होने के कारण ये सबसे लेस स्टेबल है, और लेस स्टेबल होने के कारण इसकी जो रिएक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। और इसी तरह से यहां पर अगर आप देखें, इसके पास अल्फाइज ज्यादा है और इसके पास अल्फाइज कम है, इसीलिए रिएक्टिविटी जो है वो फर्स्ट वाले की ज्यादा होगी और सेकंड वाले की कम होगी, ठीक। कोई डाउट होगा तो पूछते चलेंगे, आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां तक हमने ये देखा, यहां तक अगर हमने ये देखा कि आपका जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इसमें अपने पास ENU, E और NU, एक इलेक्ट्रोफाइल है, दूसरा अपने पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, तो RDS में आपका इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ रहा है, और इलेक्ट्रोफाइल इस तरह जुड़ेगा, कैटायन बनेगा, न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, ये फर्स्ट स्टेप होगा, इस तरह से जुड़ जाएगा, ठीक। एल्कीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। अब बात करते हैं इस रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स की। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, या फीचर्स ऑफ द रिएक्शन। सो नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिएक्शन। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक। इसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट ये है 14 में ऐसा है, देखो ये बताओ शिवप्रिया, आपसे पूछ रहा हूं मैं, 14 में ये कितने मेंबर की रिंग है, 3 मेंबर की रिंग होने के कारण ये लेस स्टेबल है, ठीक है ना। अल्फाइज तो यहाँ भी सब बराबर ही दिख रहे हैं हमें, ठीक। 3 मेंबर की रिंग होने के कारण ये सबसे लेस स्टेबल है, और लेस स्टेबल होने के कारण इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। दूसरा, जब यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा तो यहाँ हाइब्रिडेशन sp2 से sp3 हो जाएगा, तो स्ट्रेन भी घटेगा, ठीक। तो इसीलिए 3 की जो रिएक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा है। यहाँ पे अल्फाइज ज्यादा है, जबकि यहाँ इसके पास अल्फाइज कम है, ठीक। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक, तो रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला पॉइंट ये है, ठीक, कि आपने देखा जब इलेक्ट्रोफाइल एल्कीन से आके जुड़ता है, ठीक है ना, जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, और कभी भी अगर कार्बोकेटायन बन रहा है सो देयर विल ऑलवेज बी रीअरेंजमेंट, हमेशा वहां पर आपको क्या मिलेगा, रीअरेंजमेंट मिलेगा, अगर वो अपने से ज्यादा स्टेबल बन सकता है। सो फर्स्ट पॉइंट इज, सिंस free
कार्बोकेटाइन is formed during the reaction, hence rearranged products can be formed। इसी कारण से रीअरेंज्ड प्रोडक्ट्स आपको यहां पर मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल देखें, जैसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसमें आप लोग बताएं प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, जैसे E और NU, ठीक है। तो यहां पर प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, तो इसमें आपको जो प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट, वो मिलेगा। यहां पर आपके पास जो है E जुड़ जाएगा और यहां पर अपने पास क्या जुड़ जाएगा, NU, ठीक है। रीजन अगर आप देखें इसका, तो रीजन ये है कि फर्स्ट स्टेप में आपके पास ये जो ENU है, तो इस पे डेल प्लस, इस पे चार्ज कैसा है, डेल माइनस। ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक कर देगा, तो जब पाई इलेक्ट्रॉन से इस पर अटैक करेगा तो यहां पर आपके पास जो है इस तरह से ए और NU का एडिशन होगा, ठीक। तो पहले इलेक्ट्रोफाइल आके इस तरह से जुड़ेगा और यहां पर अपने पास कैटायन बनेगा। अच्छा, दूसरा कोई बोलेगा कि सर इलेक्ट्रोफाइल तो इस तरह से भी जुड़ सकता था, ये यहां पर और प्लस चार्ज यहां पर, ठीक है। लेकिन ये जो आपका प्लस चार्ज है या कैटायन है, ये 1 डिग्री कैटायन है और 1 डिग्री कैटायन होने के कारण ये लेस स्टेबल है, जबकि ये कितने डिग्री कैटायन है, ये 2 डिग्री कैटायन है, ठीक है। तो 2 डिग्री कैटायन होने के कारण ये मोर स्टेबल है, तो मेजर प्रोडक्ट हम मोर स्टेबल कैटायन के थ्रू ही बनाएंगे, ठीक है। इसको भी नेक्स्ट पॉइंट में लिखवाएंगे आपको। तो आपके पास यहां पर नेक्स्ट स्टेप में NU माइनस इस पर अटैक करेगा, ठीक है। लेकिन एक ऑप्शन है कि भाई नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर दे, पर न्यूक्लियोफाइल जब तक अटैक करेगा उससे पहले ही ये कैटायन यहां से गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट होता है, ठीक। अगर कैटायन के बगल वाली पोजीशन ज्यादा स्टेबल है तो यहां पर ये कैटायन शिफ्ट कर जाता है, और जब ये कैटायन आपका शिफ्ट करेगा, सो इस स्टेप को यहां से हटा रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल अभी अटैक नहीं करेगा, आपका यहां पर शिफ्टिंग होगी। सो यहां पर हाइड्राइड शिफ्ट, तो हाइड्राइड शिफ्ट से आपके पास जो कैटायन है, कैटायन यहां पर आ जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल है NU माइनस, वो इस कैटायन पर क्या करेगा, अटैक करेगा। सो रीअरेंज प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, क्यों? क्योंकि फ्री कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, ठीक। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, इसको आप लोग बनाए पेपर में और फिर मैं भी बनाऊंगा। अगर आप लोगों का आंसर सही है तो आप लोग बताना कि सही आंसर है आपका, ठीक। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको मैंने क्वेश्चन दिया, ये आपका एल्कीन है, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से एल्कीन है और इसके रिएक्शन ENU के साथ प्रोडक्ट एक बार आप लोग कॉपी में बनाए, ठीक है ना। प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनाने के बाद उसमें रीअरेंजमेंट करवाना है, ठीक है। तो यहां पर रिंग एक्सपेंशन होता है, यहां पर क्या हो जाएगा, रिंग एक्सपेंशन। तो आपके पास सबसे पहले ये जो ENU था, इस पर ये अपने पाई क्लाउड से अटैक कर देगा, इस पर डेल प्लस चार्ज, इस पर चार्ज कैसा है, डेल माइनस, NU माइनस यहां से अलग हो गया। आपके पास यहां पर इस तरह से E जुड़ जाएगा और इस पर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, कभी भी 5 मेंबर की अगर रिंग बनती है और उसके बाहर वाले कार्बन पे अगर प्लस चार्ज है, तो वहां पर हमेशा रिंग एक्सपेंशन होता है, ठीक है ना। रिंग एक्सपेंड कर जाता है, जिससे कि 5 की रिंग 6 में कन्वर्ट हो जाती है और इसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो आपके पास ये जो रिंग है, ये 5 से 6 मेंबर की हो जाएगी, ठीक है। यहां पर ये वाली रिंग टूटेगी और इसका मैं ट्रांजिशन स्टेट भी बना देता हूं, जिससे कि आप इजीली समझ पाए। तो इसका अगर ट्रांजिशन स्टेट यहां पर बनाया जाए, ट्रांजिशन स्टेट, तो ट्रांजिशन स्टेट में आपके पास ये इस तरह से यहां पर E, ठीक है ना, E इस तरह से जुड़ गया है। तो यहां पर अपने पास ये E इस तरह से जुड़ गया, ठीक है। होता क्या है रिंग एक्सपेंशन में कि ये वाला जो बॉन्ड है आपका, ये ब्रेक होता है और ये वाला जो बॉन्ड है आपका, ये फॉर्म होता है, ठीक। और ट्रांजिशन स्टेट में इस पे भी डेल प्लस चार्ज आएगा और इस पे भी चार्ज कैसा आएगा, डेल प्लस, ठीक। धीरे धीरे क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और ये वाला बॉन्ड बन जाएगा। तो ऐसे केस में आपके पास 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी और 6 मेंबर की जब रिंग बनेगी तो यहां पर अपने पास इससे E जुड़ जाएगा और बगल वाले कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये जो कैटायन है, ये अगेन शिफ्ट करेगा हाइड्राइड शिफ्ट, और हाइड्राइड शिफ्ट से
तो हाइड्राइड शिफ्ट होगा और हाइड्राइड शिफ्ट से आपका जो कैटायन है, ठीक है ना, तो यहाँ पर अपने पास E और कैटायन यहाँ पर आ जाएगा और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल जब यहाँ पर अटैक कर देगा तो आपके पास E यहाँ लग गया और NU यहाँ पे लग गया, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें ये था कि सिंस फ्री कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, हेंस रीअरेंज प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। प्रोडक्ट आपको रीअरेंज मिलेंगे, यहाँ पर E और NU सीधा सीधा नहीं जोड़ देना है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इसमें ये है, पॉइंट नंबर 2। तो सेकेंड पॉइंट इसमें ये है, मेजर प्रोडक्ट is formed by the more stable कार्बोकैटायन। मोर स्टेबल कार्बोकैटायन के द्वारा मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। यहां पर जैसे कि एग्जांपल ले, एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। जैसे मैंने लिया यहां पर प्रोपीन, तो ये आपका प्रोपीन हो गया। इसकी रिएक्शन अगर मैं ENU के साथ करवाता हूं तो दो तरह का एडिशन हो सकता है, या तो E यहां पर लगेगा, NU यहां पर, या तो आपके पास यहां पर NU और यहां पर अपने पास क्या लगेगा, E। इसमें से एक मेजर है और एक माइनर है, ठीक है ना। मेजर माइनर में आपका जो फर्स्ट वाला है, तो फर्स्ट वाला यहां पर माइनर है और सेकंड वाला यहां पर जो है ये मेजर है, ठीक है ना। सेकंड वन इज मेजर एंड फर्स्ट वन इज माइनर, क्योंकि मेजर प्रोडक्ट जो है ये मोर स्टेबल कैटायन से फॉर्म होता है, ठीक है। कैसे, तो इसका अगर आप मैकेनिज्म देखें तो देखो यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो ये आपका ENU, इस पर डेल प्लस पे चार्ज कैसा है, डेल माइनस। सबसे पहले ये पाई क्लाउड इस पर अटैक करेगा, यहां से माइनस NU माइनस। तो आपके पास दो तरह के कैटायन बन सकते हैं, या तो इलेक्ट्रोफाइल इधर जुड़ेगा, कैटायन ये बनेगा, या तो इलेक्ट्रोफाइल जो है इस पे जुड़ जाए और कैटायन आपका ये बन जाए। भाई ये पाई क्लाउड जब इस पर अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल या तो इधर जुड़ेगा या तो इधर जुड़ेगा। अब क्वेश्चन मेरा आप सबसे ये है कि फर्स्ट और सेकंड में मोर स्टेबल कैटायन कौन सा है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये 2 डिग्री कैटायन है, 2 डिग्री कैटायन, और इस कारण 2 डिग्री कैटायन के कारण ये कैटायन आपका क्या है, मोर स्टेबल। तो ये मोर स्टेबल कैटायन है, जबकि ये वाला जो कैटायन है आपका ये कैसा है, लेस स्टेबल। तो ये लेस स्टेबल कैटायन है, ठीक है। लेस स्टेबल कैटायन से आपका यहां पर जो है माइनर बनेगा, ठीक है। तो इस पर जब NU माइनस अटैक करेगा तो आपके पास यहां पर NU जुड़ जाएगा और यहां पर क्या जुड़ जाएगा, E। और इस पर जब आपका NU माइनस अटैक करेगा तो आपके पास यहां पर E है और यहां पर क्या जुड़ जाएगा, NU। क्योंकि ये मोर स्टेबल था और ये लेस स्टेबल है, ठीक है, इस कारण से मोर स्टेबल कैटायन से जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो आपका मेजर होगा। तो ये आपका मेजर होगा, बनेगा तो वो भी, लेकिन ये आपका जो है क्या होगा, माइनर। इनफैक्ट यहां पर इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है नेग्लिजिबल होगा, इसका नेग्लिजिबल, और मेनली जो है आपका जो प्रोडक्ट है वो कौन सा होगा, फर्स्ट वन। तो मेजर प्रोडक्ट यहां पर आपको ये वाला मिलेगा, यहां पर सेकंड वाला, ठीक। तो पॉइंट यहां पर ये है, मेजर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय द मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक। अब इसी को एक रूल दे दिया गया है जिसको मार्कोनिगॉफ रूल भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर एक रूल आ जाता है, इस रूल का नाम है मार्कोनिगॉफ रूल्स, मार्कोनिगॉफ रूल। तो मार्कोनिगॉफ रूल क्या है, ठीक है ना, ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है, मार्कोनिगॉफ रूल, ठीक है। तो मार्कोनिगॉफ रूल ये बोलता है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ HX with an alkene, H plus is attached to that double bonded carbon। डबल बॉन्डेड कार्बन को विनाइलिक कार्बन भी बोलते हैं, विनाइलिक कार्बन which has already more number of hydrogen, ठीक ना। तो मार्कोनिगॉफ रूल ये बोलता है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ HX, यहां पर जो रिएजेंट है वो हमने क्या लिया, HX, फिक्स कर दिया है मार्कोनिगॉफ ने HX। तो HX का जब एडिशन होता है तो यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक साइड कौन सी है, H प्लस, ठीक है। तो H प्लस उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैच होता है जाकर जहां ऑलरेडी हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है।
इसको हम लोग इस तरह से जनरलाइज कर सकते हैं, और ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन द इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, इसको इस तरह से आप जनरलाइज कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट जैसे HX में इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कौन सा है, H+, ठीक है, तो ENU में जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होगा वो अपना कौन सा होगा, E+. सो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन द इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट will be attached to that double bonded carbon which has more number of hydrogen, जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। तो ये एक जनरल रूल है, जनरल मार्कोनिगॉफ रूल है कि जैसे आपके पास जो रिएजेंट है वो ENU टाइप का है, फॉर एग्जाम्पल जैसे HX ले लिया, तो HX में H पे डेल प्लस और X पे चार्ज कैसा है, डेल माइनस, तो यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कौन सा है, H+. तो जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होता है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जाके जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या पहले से ज्यादा हो। ये रूल दिया गया है मार्कोनिगॉफ रूल, ठीक। फॉर एग्जाम्पल जैसे यही अपना वही पुराना एग्जाम्पल लेते हैं, ये वाला प्रोपीन की रिएक्शन आपने ENU के साथ करवाते हैं, ठीक है, तो ENU के साथ करवाएंगे तो दो प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक, एक यहां पर E जुड़ गया, यहां पर अपने पास क्या जुड़ गया, NU प्लस, दूसरा आपके पास यहां पर E और यहां पर क्या जुड़ गया, NU। फर्स्ट और सेकंड में मेजर कौन सा है, तो यहां पर सबसे पहले आपके पास होता क्या है, जो ENU है इस पर ये अटैक करता है, और जब ये इस पर अटैक करेगा तो दो तरह का कैटायन बनेगा, अगर E यहां पर जुड़ा तो कैटायन ये बनेगा, और अगर E जो है वो यहां पर जुड़ा तो कैटायन आपका ये वाला बनेगा। इन दोनों कैटायन में मोर स्टेबल कौन सा है, ये वाला, ठीक है, इस कारण से ये आपका मेजर हो जाएगा, दिस विल बी मेजर और दिस विल बी माइनर, ये आपका माइनर हो गया, ठीक है। अब मेजर प्रोडक्ट जो है, मेजर प्रोडक्ट आपका जो बना है उसमें इलेक्ट्रोफाइल, दो पार्ट थे ना, इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा कौन सा था, न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या पहले से क्या हो, ज्यादा हो। जैसे कि यहां पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो यहां पर हाइड्रोजन दो है भाई, CH2 है ना, तो यहां दो हाइड्रोजन है, जबकि यहां पर कितने हाइड्रोजन है, एक, ओनली वन हाइड्रोजन, ठीक। तो E को उस कार्बन से जोड़ना है जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो, और NU को उस कार्बन से जोड़ना है जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो। समझ में आता है ये चीज, ठीक है ना। तो मार्कोनिगॉफ रूल यही बोलता है कि इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट को उस कार्बन से जोड़ना है जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो, और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट को उस कार्बन से जोड़ना है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो, ठीक। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, एक क्वेश्चन आपको और देते हैं, यहां पर आप लोग बताना इसमें प्रोडक्ट क्या बनाना है, ठीक ना। जैसे ये है और इसके रिएक्शन ENU के साथ, ठीक, आप लोग बताना फर्स्ट और सेकंड में मेजर कौन सा होगा। तो यहां पर हमने क्या किया, NU को यहां जोड़ दिया और E को यहां जोड़ दिया, प्लस एक बार E को यहां जोड़ दिया और NU को यहां जोड़ दिया, ठीक है ना, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, ठीक। तो इसमें ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। फर्स्ट और सेकंड में मेजर कौन सा होगा, मार्कोनिगॉफ रूल से आप बताएं मेजर कौन सा होगा, फर्स्ट या सेकंड। तो देखो भाई, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिगॉफ रूल इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट को उस कार्बन से जोड़ना है जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो, ठीक है। और हाइड्रोजन की संख्या यहां पर ज्यादा कहां है, यहां पर अपने पास कितने हाइड्रोजन है, दो, जबकि यहां पर हाइड्रोजन कितना है, एक, तो यहां दो हाइड्रोजन है, तो E वाला जो है, ये जो आपका E है, E वाला इससे जुड़ जाएगा और NU वाला इससे जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो जो मेजर है आपका वो कौन सा बनेगा, फास्ट, ठीक। तो मार्कोनिगॉफ रूल समझ में आया, यस या नो। आगे अब मैं डायरेक्ट बोलूंगा मार्कोनिगॉफ रूल, तो मार्कोनिगॉफ रूल आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि जिसमें हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है वहां E जोड़ना है, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है वहां पे क्या जोड़ना है, NU, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जोड़ना है। बता लेंगे आप लोग आगे जब हम बात बोलेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे यहाँ मार्कोनिगॉफ एडिशन होगा, ठीक है ना, तो डायरेक्ट आप लोगों को ये बताना है, ठीक। अब बात करते हैं लिमिटेशन की, लिमिटेशन ऑफ दिस रूल। मार्कोनिगॉफ ने, ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बहुत आराम से अपना रूल दे दिया, इनका रूल बहुत चला और इनका रूल आज तक चलते आ रहा है, लेकिन इनके रूल की एक लिमिटेशन है। इनका रूल तब तक वैलिड है जब तक कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। आप अगर नोटिस करें, ये तो उन्होंने एक रूल बना दिया, ठीक है ना, आप नोटिस करें कि E और NU के जुड़ने के पीछे का लॉजिक क्या है।
लॉजिक ये है कि यहाँ कैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है और मोर स्टेबल कैटायन से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है ना। तो भाई देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल वहां जुड़ेगा जहां ज्यादा स्टेबल कैटायन बनता हो, ठीक है, और उसके बाद मोर स्टेबल कैटायन से आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो मेजर प्रोडक्ट जब बनेगा तो न्यूक्लियोफाइल तो वहीं जुड़ेगा ना जहां मोर स्टेबल कैटायन बन रहा हो, ठीक। तो इसीलिए आपका ई यहां पे जुड़ा और एनयू यहां पे जुड़ा, ठीक है। तो मार्कोनी-गॉफ रूल इस तरह से इन्होंने दे दिया। लेकिन अगर कैटायन का रीअरेंजमेंट हो गया, तो कार्बोकैटायन का अगर रीअरेंजमेंट हो गया तो वहां पर मार्कोनी-गॉफ रूल आपका फेल हो जाता है। सो इसका जो लिमिटेशन है वो ये है कि देयर शुड बी नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर रीअरेंजमेंट हो गया तो मार्कोनी-गॉफ रूल आपका वैलिड नहीं है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं तो आप लोग थोड़ा इसको समझ पाएंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि इसमें आप बताएं, इसकी रिएक्शन मैंने ENU के साथ करवाई, इसमें आप बताएं मेजर माइनर क्या बनेगा, ठीक है ना। तो यहां पर अगर आप देखें, यहां पर जो ENU है, ठीक, तो E पे डेल प्लस चार्ज है, NU पे चार्ज कैसा है, डेल माइनस। ये जो पाई क्लाउड है, ये पाई क्लाउड E पर अटैक कर देगा। तो जब ये E पर अटैक करेगा तो आपके पास यहां पर जो है ये इस तरह से E जुड़ जाएगा और इस पर चार्ज कैसा आएगा, प्लस। अच्छा, दूसरा वाला मैं नहीं बना रहा हूं क्योंकि यहां पर कैटायन आपका लेस स्टेबल बनेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफाइल वहां जुड़ेगा जहां कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बनता है, ठीक। तो यहां पर कार्बोकैटायन आपका ज्यादा स्टेबल है तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो यहां पर आके जुड़ जाएगा। अब ये बताएं आप सब, कैटायन यहां रुका रहेगा क्या, नहीं। कैटायन जो है ये इंस्टेंटली, तुरंत यहां से शिफ्ट होकर यहां पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कैटायन जब यहां पर आ जाएगा तो उस कैटायन का अल्फा एच बढ़ जाएगा और अल्फा एच बढ़ने से उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो यहां पर आपके पास हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, H शिफ्ट। तो हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। कोई स्टेप में दिक्कत होगी तो बताते चलना, ठीक है ना। यहां पर जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन लगा है ना, हाइड्रोजन यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब हाइड्राइड शिफ्ट होगा आपके पास, तो यहां पे आपके पास इस तरह से E जुड़ गया और इस पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव, ठीक। और उसके बाद जो न्यूक्लियोफाइल है आपका NU माइनस, तो न्यूक्लियोफाइल फास्ट स्टेप में इस पर अटैक करेगा और जब इस पर अटैक हो जाएगा तो आपके पास E यहां जुड़ गया और NU यहां पे जुड़ गया। अब मेरा क्वेश्चन आप सबसे ये है कि यहां पे मार्कोनी-गॉफ रूल लग रहा है क्या? यहां पर मार्कोनी-गॉफ रूल नहीं लग रहा है, क्योंकि मार्कोनी-गॉफ रूल के अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट जो बनना चाहिए था वो बनना चाहिए था इस तरह से। यहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है और यहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो E हम यहां जोड़ देंगे और NU हम यहां जोड़ देंगे। तो ये तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-गॉफ रूल, लेकिन मार्कोनी-गॉफ रूल यहां पर वैलिड नहीं है, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट क्योंकि नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि कैटायन का क्या हो जा रहा है, रीअरेंजमेंट। पहले कैटायन का रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा था पहले वाले केसेस में, तो NU यहीं पे आके जुड़ जा रहा था, तो मार्कोनी-गॉफ एडिशन आपको मिल जा रहा था। लेकिन अगर कहीं पर कैटायन का रीअरेंजमेंट हो रहा है तो वहां मार्कोनी-गॉफ रूल जो है वो फेल हो जाता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है क्वेश्चंस में, अभी मैं क्वेश्चन शुरू, अभी ये सब थ्योरी चल रहा है, तो क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको क्या करना है, आप मैकेनिज्म से आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। आप सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जोड़ेंगे, इलेक्ट्रोफाइल जोड़ के मोर स्टेबल कैटायन बनाएंगे। मोर स्टेबल कैटायन बनाने के बाद कैटायन में ध्यान रखना है, क्योंकि फ्री क्लासिकल कैटायन है तो ये रीअरेंज कर सकता है। इसके बगल वाले पोजीशन पर अगर स्टेबल हो रहा है वो, तो कैटायन तुरंत रीअरेंज कर जाएगा और रीअरेंज करके फिर हमें प्रोडक्ट यहाँ पर बनाना होगा, ठीक है ना। तो ये हमने दो इसके फीचर्स देखे इस रिएक्शन के। अब आते हैं थर्ड फीचर पे, ठीक है। तो थर्ड फीचर यहां पर ये है, थर्ड पॉइंट, थर्ड फीचर ये है, इफ कायरल सेंटर या इफ कायरल कार्बन इज जनरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, देन प्रोडक्ट्स with different configuration will be formed। डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल से इस चीज को प्रूव करते हैं, जैसे कि यहां पर मैंने लिया PH CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और इसके रिएक्शन मैंने करवाया ENU के साथ। आपको मेजर बताना है अब, ठीक है ना, माइनर से मतलब नहीं है, हमें क्या बताना है, मेजर। तो यहां पर होगा क्या कि जब इसकी रिएक्शन ENU के साथ होगी तो E पे डेल प्लस और NU पे चार्ज कैसा है, डेल माइनस। अच्छा, ये जो पाई क्लाउड है ये इस पर अटैक कर देगा
तो पाई क्लाउड जब अटैक करेगा तो स्टेबल कैटायन बनाना है, ठीक है ना। तो स्टेबल कैटायन आपको अगर बनाना है तो यहाँ पर PH CH, यहाँ पर अपने पास CH2 और यहाँ पर E जोड़ देंगे और इस पर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव, ठीक है ना। ये प्लस चार्ज पीएच के साथ रेजोनेंस भी कर रहा है, तो ये प्लस चार्ज आपका स्टेबल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आपका जो Nu माइनस है, तो Nu माइनस इसके ऊपर अटैक करेगा। अब जब Nu माइनस इसके ऊपर अटैक करेगा तो आपके पास यहां से बनेगा PH, यहां पे CH। ऑलरेडी मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, तो काफी मैं स्लो ही चल रहा हूं, अभी स्पीड नहीं बढ़ाई है मैंने, ठीक है ना, बहुत स्लोली ही आगे बढ़ रहे हैं। और बेसिक चीजें आपको थोड़ी पता होनी चाहिए, जैसे इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, कैटायन का रीअरेंजमेंट, ये सब हमें पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं भी पता है तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे बहुत सारी चीजें कवर होती चली जाएंगी, ठीक है ना, तो सुनते चलेंगे। तो यहां पर अपने पास PH, ये अपना क्या आ गया CH, और इससे जुड़ गया Nu, यहां पर Nu, यहां पर आपके पास आ गया CH2 और ये आपका लग गया E। अब मेरा क्वेश्चन है आप सबसे, क्वेश्चन ये है कि ये जो कार्बन है क्या ये कायरल कार्बन है, यस या नो, आप लोग बताना जल्दी से, जिससे मैं समझ पाऊं कि आप समझ चुके हैं। ये कार्बन जो है क्या ये एक कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन किसको बोलते हैं आप, ऐसा कार्बन जिसपे चारों ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो। तो यहां पर अगर आप देखिए जो कार्बन है इस पे चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो ये जो कार्बन है आपका, ये कार्बन एक कायरल कार्बन है, या यहां पर एक कायरल सेंटर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। तो आपसे कोई बोलेगा कि कितने प्रोडक्ट यहां पर बन रहे हैं, मेजर प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, आप बताएंगे कि यहां पर क्योंकि कायरल कार्बन बन रहा है तो यहां पर दो बनेंगे, एक बार यहां पर R कॉन्फ़िगरेशन होगा, एक बार क्या होगा S, मतलब DL पेयर का फॉर्मेशन होगा, D+L, डेक्स्ट्रो लिवो, मतलब कि रेसमिक मिक्सचर विल बी फॉर्म्ड। यहां पर रेसमिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड, मिक्सचर फॉर्म्स इन दिस केस, इस केस में रेसमिक मिक्सचर मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि 50% आपको R मिलेगा और 50% क्या मिलेगा, S, 50% R 50% S, ठीक है ना। तो इस कारण से जो है जो मिक्सचर होगा उसको क्या बोलेंगे आप, रेसमिक मिक्सचर, ठीक। आगे बढ़ते हैं अब कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन से पहले ये जो रिएक्शन है आपकी, ये एक रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन है, ये लास्ट पॉइंट, हालांकि ये बहुत कम चांस कोई पूछेगा आपसे, लेकिन नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि दिस रिएक्शन इज रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। ये रिएक्शन जो है ये एक रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन है। व्हाट इज अ रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन, ठीक है, दो तरह की रिएक्शन होती है, रेजियो सेलेक्टिव, रेजियो स्पेसिफिक, इसी तरह से स्टीरियो सेलेक्टिव, स्टीरियो स्पेसिफिक, ठीक है ना, धीरे धीरे ये सब एक एक करके आते जाएंगे। तो पहला हमने आज नया डेफिनेशन देख रहे हैं, रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। तो रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन क्या है, व्हाट आर रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शंस। तो रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बने और वो सब एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो जिसमें से कोई एक मेजर हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शंस। डेफिनेशन में लिख देता हूं, दोज रिएक्शंस in which more than one structural isomers are formed, ठीक है ना, more than one structural isomers are formed and one product dominates over the other। ऐसे रिएक्शन जिसमें एक से अधिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बने और उनमें से कोई एक मेजर हो बाकी सब माइनर हो, तो ऐसे रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं, रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल लें अगर आप, तो यही एग्जांपल लेते हैं अपना पुराना ये वाला, ठीक है। इसकी रिएक्शन अगर आप करवाते हैं ENU के साथ तो आपको दो प्रोडक्ट मिलते हैं। अब तक तो ये पता हो गया होगा, E एक बार यहाँ NU मिलेगा प्लस एक बार आपको यहाँ पर NU और यहाँ पर अपने पास क्या बनेगा, E। जल्दी से बताएं फर्स्ट सेकंड में मेजर कौन सा है, तो फर्स्ट और सेकंड में मेजर कौन सा होगा, तो भाई इलेक्ट्रोफाइल आके यहाँ पे जुड़ेगा, कैटायन बनेगा, इस कैटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, ठीक है ना। तो आपका सेकंड वाला जो है ये मेजर होगा और फर्स्ट वाला जो प्रोडक्ट है ये क्या होगा आपका माइनर, मतलब कि एक मेजर बन रहा है और दूसरा क्या बन रहा है, माइनर बन रहा है। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें दो या दो से ज्यादा
स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन रहे हो। ये दोनों कैसे आइसोमर्स हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, पोजिशनल बोल सकते हैं ना इनको आप क्या बोल सकते हैं? पोजिशनल आइसोमर्स। तो पोजिशनल आइसोमर्स भी कैसे आइसोमर्स हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। सो दोज रिएक्शंस इन विच स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर फॉर्म्ड एंड वन प्रोडक्ट डोमिनेट, मतलब एक मेजर हो और दूसरा क्या हो? माइनर हो। तो ऐसे रिएक्शन को आप बोलते हैं रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। सो दिस इज अ टाइप ऑफ अ रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। ये एक रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन है, इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनते हैं जिसमें कोई एक मेजर होता है। ठीक है ना? तो इस क्लास को मैं यहां पे खत्म कर रहा हूं। इसमें हमने आज इस क्लास में जो बात की, हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन स्टार्ट किया। ठीक है ना? और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे कि जो ENU का जब एडिशन होता है तो क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं। जैसे कैटायन बनता है, कैटायन रीअरेंज करता है, रीअरेंज प्रोडक्ट मिलता है, कायरल सेंटर मिल सकता है। इसके अलावा रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन ये होता है। ठीक है? मोर स्टेबल कैटायन के हेल्प से आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और मार्कोनिगॉफ रूल भी हमने आज पढ़ा। ठीक है? अभी नेक्स्ट क्लास जो 3:30 बजे अभी शुरू करेंगे हम, तो उसमें अब इसके एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, आपका जो सबस्ट्रेट है वो तो एल्कीन ही होगा। ENU हम देखेंगे कि ENU यहां पर क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है ना? ENU चेंज करेंगे, रिएक्शन चेंज होती चली जाएगी। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में एग्जांपल्स पे आएंगे। ठीक है ना? कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के एग्जांपल कौन कौन से हैं, और एग्जांपल्स ही आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ठीक है? और उनका जो मैकेनिज्म है वो इसी तरह से प्रोसीड होता है। ठीक? तो अभी की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।